जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पीएससी आरओ एआरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के जॉब प्रोफाइल के बारे में जानेंगे, यानी कि इनको क्या क्या काम करना रहता है। इसके अलावा सैलरी वर्तमान में कितनी मिलती है, इसके अलावा छुट्टी कितनी मिलती है, प्रमोशन कहाँ तक होता है, क्या गाड़ी मिलती है, रूम मिलता है, मेडिकल फैसिलिटी क्या क्या रहती है। इसके अलावा हम लोग जानेंगे कि आरओ एआरओ का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा है, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस कैसे होता है और सिलेबस क्या है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो बस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहिए। बाकी सब्सक्राइब जरूर करिएगा यदि आप पहली बार आए हैं चैनल पर, और घंटे के निशान को दबा करके आल वाले सेक्शन पे भी क्लिक करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को लाइक भी कर देना है। और यहाँ पर जितने एक बार आप देख लीजिए सभी, यहाँ पर पेज हम सभी चीज़ के बारे में बात करेंगे। छुट्टी सुविधाएं, ठीक है, सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, और प्रीवियस ईयर यानी कि जो पिछली बार पेपर हुआ था कट ऑफ कितना जाता है, एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। बस वीडियो को आप देखते रहिए। और यदि पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम पर आप यही सर्च करेंगे कन्हैया जीएस वर्ल्ड, या फिर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे, वहाँ पर यह सभी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम लोग सैलरी के ही बारे में बात कर लेते हैं। यूपी पीएससी आरओ एआरओ, आरओ का सैलरी अलग होता है, एआरओ का अलग होता है। आरओ मतलब होता है रिव्यू ऑफिसर, यानी कि समीक्षा अधिकारी। आपकी ड्यूटी कहाँ पर लगती है? सचिवालय में। सचिवालय बोले तो लखनऊ में या तो आपकी ड्यूटी लगेगी, या फिर आपको प्रयागराज, दो ही जगह आपकी पोस्टिंग होती है। आरओ की बात करें तो जो पे लेवल है 8 है, और यहाँ पर जो पे बैंड है यह 9300 से लेके 34,800 तक है। ठीक है, लेवल 8 की जॉब है। इसके अलावा पे स्केल आपका 47,600 से लेकर के 1,51,000 तक है। ग्रेड पे 4800 है, और यहाँ पर बेसिक जो सैलरी है वह 47,600 है। ठीक है, इसके अलावा डियरनेस अलाउंस की बात करें, डियरनेस अलाउंस मतलब होता है महंगाई भत्ता। वर्तमान में बात करें तो आपका बेसिक वेतन का 50% है, यानी कि यह भी आपके जो सैलरी है उसमें जुड़ता है, और 50% निकालेंगे तो 23,800 रुपये आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी और भी बहुत सारा मिलता है, जैसे एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस हो गया। ठीक है, वर्तमान में बात करें जिसे एचआरए कहते हैं। ठीक है, एचआरए वर्तमान में आपको 5620 रुपया, ठीक है, इतना मिलता है। बाकी यह सब जब आप ऐड करेंगे तब आपका कुल सैलरी मिल जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। और इसके अलावा भी बहुत सारा भत्ता मिलता है, जैसे कि सचिवालय भत्ता हो गया 1300। ठीक है, तो इस प्रकार से कुल जोड़ जाड़ के यहाँ पर आपका आ जाएगा 78,320 रुपया। ठीक है, इसमें सचिवालय भत्ता भी 1300 होता है, आप ऐड कर लीजिएगा। हम सभी ऐड किए हुए हैं, तो कुल आपका जो सैलरी है 78,320 बनेगा। लेकिन रुकिए, इसमें कुछ डिडक्शन भी होता है, जैसे यहाँ पर एनपीएस हो गया। ठीक है, एनपीएस के अलावा कुछ इनकम टैक्स हो गया, यह सब करता है। तो आपकी जो कुल सैलरी हाथ में आएगी पहली बार, यदि आप वर्तमान में ज्वाइन करेंगे, आप सेलेक्ट होंगे, तो मान के चलिए कुल यहाँ पर डिडक्शन 8,000 के करीब हो जाता है। 7 से 8,000 के करीब डिडक्शन हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा आपका सैलरी। तो कुल मिला जुला करके आप यहाँ पर मान के चलिए, जो पहली आपके सैलरी हाथ में आएगी वह 71K, यानी कि 71,000 के करीब आपकी सैलरी आएगी। अब यहीं पर बात कर लेते हैं यूपी पीएससी एआरओ, यानी कि असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, जो कि सहायक समीक्षा अधिकारी कहा जाता है। इनका पे लेवल 7 होता है, बाकी पे बैंड सेम होता है। ग्रेड पे इनका 4200 होता है, और यहाँ पर बेसिक सैलरी की बात करें तो 44,000, यहाँ पर 44,900 है, और यहाँ पर भी इनका अलाउंस होगी 50% है। और हाउस रेंट अलाउंस की बात करें एचआरए तो 5520 रुपये मिलता है। इस प्रकार से इनका जब कुल जोड़ेंगे सचिवालय भत्ता ले करके तो बैठेगा 74,170 रुपया। ठीक है, तो बहुत अच्छी खासी सैलरी इनकी भी है। और डिडक्शन होने के पश्चात मान के चलिए आपका 7 से 8,000, 7,000 के करीब डिडक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर 68-69,000 के करीब आपका पहली बार सैलरी आपको लगभग मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, क्या क्या काम करना होता है।
तो RO का अलग अलग काम होता है। RO यानी कि रिव्यू ऑफिसर का जो कार्य है आप यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए, नंबर 1, आपकी ड्यूटी कहाँ पर लगेगी? सचिवालय। पोस्टिंग कहाँ पर होगी? सचिवालय लखनऊ में, या फिर आपका प्रयागराज में भी हो सकता है, जो कि कम लोगों का होता है। ठीक है, तो आपको करना क्या रहेगा? तो यह ऑफिशियल जॉब है। ठीक है, ऑफिशियल जॉब है, आपको ऑफिस में बैठ कर के काम करना रहेगा। और कौन कौन सा काम होता है? तो जैसे कोई भी योजना आती है, ठीक है, उसका प्रस्ताव, मुख्य इंग्लिश में कहें तो नोटिंग, और यहाँ पर ड्राफ्टिंग का काम होता है, नीति निर्माण का काम होता है। ठीक है, तो आपको प्रस्ताव तैयार करना रहता है। ठीक है, प्रस्ताव तैयार करने में आपकी भागीदारी होती है। ठीक है, जितनी भी योजनाओं का प्रस्ताव हो गया, नीति निर्माण हो गया, इसके अलावा पत्राचार हो गया, किसी का जवाब देना है, ठीक है, या फिर लिखना है, तो यही सब काम होता है। ठीक है, इसके अलावा आपका जो यहाँ पर आपके द्वारा लिखा गया पत्र रहेगा वह सचिव से लेकर के, ठीक है, सचिव हो गया, अपर सचिव हो गया, से CM तक का आपका लिखा हुआ पत्र में जो आप टिप्पणी करेंगे यह सब जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी विभाग से कोई खबर आई या फिर कोई योजना के बारे में आया, ठीक है, तो जो कुछ भी उसमें लिखा रहता है डायरेक्ट आप उसको आगे प्रेषित तो कर नहीं देंगे। वह जो होता है उसको बाकायदा शासकीय भाषा में लिखना, उस पर टिप्पणी करना, कमेंट करना, ठीक है, यह सब लिखना आपका काम यानी कि RO का काम होता है, क्योंकि यह ऊपर लेवल तक जाता है, इसको शासकीय भाषा में लिखना होता है। इसके अलावा फाइल वगैरह तैयार करना, ठीक है, फाइल तैयार करना, ठीक है, और जैसे कहा जाता है कि जैसे DM और SDM हो गए ना, इनका जो पोस्टिंग और यहाँ पर पोस्टिंग से संबंधित कार्य होता है, ट्रांसफ़र वगैरह, ठीक है, तो इनमें भी RO का भूमिका होता है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि यही लोग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी भूमिका होता है, ट्रांसफ़र कराने में भी इनका योगदान होता है। बाकी ऑफिशियल जॉब है, बहुत अच्छी खासी जॉब है, आपको ज़्यादा कुछ मतलब 2 डे ऑफ मिलता है, अभी आगे बात करेंगे छुट्टी कितनी मिलती है। तो यही सब बेसिकली काम होता है RO का। ठीक है, बाकी ARO की बात करें तो ARO जैसा कि नाम है असिस्टेंट, यानी कि इनके सहायक के रूप में काम करना रहता है। इनका मुख्य काम बेसिकली रजिस्टर को मेंटेन करना, और कोई भी फाइल है, कोई भी पत्र है, कौन भेजा है, किसको भेजा है, कहाँ भेजना है, ठीक है, यह सब काम करना। और इसके अलावा पत्र डिजिटल वर्क हो गया है तो पत्र को मेल करना, ठीक है, और यदि आपको टाइपिस्ट नहीं है विभाग में यानी आपके पास, तो टाइपिंग वगैरह का भी काम करना होता है, इसीलिए इसमें O लेवल भी मांगा जाता है क्वालिफ़िकेशन में, जबकि RO में केवल और केवल नॉर्मल ग्रेजुएशन होता है। ठीक है, यही सब काम होता है ARO का, बेसिकली ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है RO और ARO में। और जैसे विभिन्न प्रकार के पत्र आते हैं तो उनको छांटना कि कौन से कैटेगरी का पत्र है आया है, ठीक है, तो यही सब काम होता है RO और ARO का। बाकी नेक्स्ट बात करते हैं प्रमोशन। देखिए, यदि आप RO हैं तो RO से आपका पोस्टिंग नीचे की लेवल पे मतलब ऊपर होगा ही। मान लीजिए आप ARO हैं तो ARO से पोस्टिंग आपका RO लेवल पर होगा। अब आप यदि RO हैं तो RO से जो ऊपर पोस्ट होता है सेक्शन ऑफिसर, उससे ऊपर पोस्ट होता है अंडर सेक्रेटरी, उससे ऊपर आपकी पोस्टिंग होगी डिप्टी सेक्रेटरी, और इसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी, और इसके बाद स्पेशल सेक्रेटरी आपकी पोस्टिंग होगी। और यह मान के चलिए प्रमोशन आपका 3 से 4 साल या 5 साल में आपका प्रमोशन मिलता रहता है। 5 साल तो आप मान कर ही चलिए। ठीक है, छुट्टी कितनी मिलती है? तो देखिए, छुट्टी से लेकर के आप सबके सवाल आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर वीकेंड यहाँ पर 2 छुट्टी मिलती है। ठीक है, सैटरडे और संडे, यहाँ पर वीकली 2 दिन ऑफ रहता है। और इसके अलावा जो आपकी जॉब है, यह जॉब की बात करें तो यह सुबह 9 से यानी कि 9-10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक यहाँ पर ऑफिशियल वर्क रहता है। ठीक है, तो यह तो सैटरडे संडे ऑफ हो गया। इसके अलावा आप कितनी छुट्टी ले सकते हैं? जैसे CL की बात करें यानी कि कैजुअल लीव आप 14 ले सकते हैं। ठीक है, EL इसमें अर्ली लीव यहाँ पर 30 ले सकते हैं। और यहाँ पर RH होता है, RH भी आपको यानी कि यह अवकाश ले सकते हैं। तो इतना तो हो गया, यह आप ले सकते हैं। बाकी सैटरडे संडे की बात करें तो साल में मिलाएंगे तो 104 तो यही हो जा रही हैं। और इसके बाद 30, 10, 40, 44, 45, 46 यहाँ पर यह इतनी हो जा रही हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जितनी भी सरकारी छुट्टियां पड़ती हैं, होली दीपावली, यह सब तो आपका मिलता ही है। तो 150 यह हो गई। और मान लीजिए साल में 30 छुट्टी मिलती है सरकारी, तो 180 यानी कि लगभग 365 दिन में आपका लगभग
70-80 दिन तो आपकी छुट्टी रहती ही रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं सुविधाएं। तो देखिए यहाँ पर सुविधाएं भी काफ़ी मिलती हैं। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या गाड़ी मिलती है, ठीक है, पर्सनल गाड़ी। तो यहाँ पर फील्ड वर्क नहीं है, यहाँ पर आपको गाड़ी नहीं मिलती है। बाकी यदि कोई अर्जेंट काम आ गया तब तो गाड़ी लेनी ही पड़ेगी। बाकी आप अपनी पर्सनल गाड़ी भी यूज कर सकते हैं, सभी करते हैं, ठीक है। सुविधाएँ के नाम पर यह हो गया। बाकी रूम आपको यानी कि रूम आपको यहाँ पर मिलेगा, HRA जिसे कहते हैं, और रूम रेंट यदि आप नहीं लेना चाहते तो उसका अलग से पैसा मिल जाता है, ठीक है। रूम हो गया। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटी, ठीक है, मेडिकल फैसिलिटी भी यहाँ पर मिलती है और भी बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है। इसमें नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या होता है, ठीक है। तो देखिए RO और ARO इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला होता है प्रीलिम्स पेपर और दूसरा होता है मेंस का पेपर, ठीक है। दोनों अलग अलग होते हैं। पहले आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना होता है, फिर उसके बाद आपको मेंस के लिए कॉल आता है, मेंस आपको देना पड़ेगा। प्रीलिम्स की बात करें तो इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला होता है सामान्य अध्ययन, 140 क्वेश्चन आता है। दूसरा होता है सामान्य हिंदी, जिसमें 60 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 की रहती है, यानी कि 33%। और यहाँ पर मेंस की बात करें अभी आगे करेंगे, ठीक है। देखिए प्रीलिम्स का पैटर्न हम एक बार समझ लेते हैं। तो इसमें जो जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है इसमें 140 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का समय मिलता है और यह मॉर्निंग के शिफ्ट में पेपर होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद इवनिंग यानी कि शाम के शिफ्ट में पेपर होता है दूसरा, जिसे हिंदी का पेपर कहते हैं। इसमें 60 क्वेश्चन आता है और 1 घंटे का समय मिलता है। दोनों का ऐड करेंगे तो टोटल 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। और यह जो इसकी कट ऑफ लगती है, ठीक है, तो ऊपर से 15 गुना इसमें लिया जाता है। तो यदि आप 15 गुना में आ गए तब आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे टोटल वैकेंसी का। बाकी यदि आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो गए हैं तो इसमें मेंस की बात करें तो इसमें देखिए जनरल स्टडीज़ सेम सिलेबस रहता है। इसमें भी 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 नंबर का रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है, 2 घंटे का समय मिलता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर हिंदी का 2 पेपर होता है। पहला होता है कन्वेंशनल, यह 100 क्वेश्चन आता है और 2.5 घंटे का समय मिलता है। कन्वेंशनल यानी कि आपको लिखना पड़ेगा। पार्ट 2 होता है जनरल वोकैबुलरी ऑब्जेक्टिव, ठीक है, यह 60 क्वेश्चन आता है, आधे घंटे का समय मिलता है। और हिंदी का एस्से लिखना रहता है आपको 40 नंबर का 3 एस्से, 120 नंबर का 3 घंटे का समय आपको इसमें भी मिल जाता है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट बात करें पाठ्यक्रम, ठीक है। सिलेबस की बात कर लें तो यहाँ पर प्रारंभिक यानी कि जो प्री का सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, जैसे सामान्य अध्ययन यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 घंटे का समय मिलता है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, 140 क्वेश्चन आता है। जैसे कि इसमें पूछा जाता है सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य तंत्र, ठीक है, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, विश्व भूगोल एवं भारत का भूगोल, ठीक है, और अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय यानी कि करंट अफेयर, बौद्धिक क्षमता, यहाँ पर रीजनिंग के भी लगभग 15 क्वेश्चन रहते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल यहाँ पर आता है, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके 140 प्रश्न रहते हैं। जो दूसरा पेपर शाम के समय में होता है इसमें आते हैं 60 प्रश्न और इसमें 1 घंटे का समय मिलता है। और विलोम के 10 क्वेश्चन रहते हैं 10 नंबर के, वर्तनी के 10 क्वेश्चन, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, तद्भव तत्सम, विशेष्य और विशेषण, पर्यायवाची शब्द, यह सब 10-10 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो 60 नंबर का यहाँ पर हो गया। बाकी मुख्य परीक्षा यानी मेंस की बात करें तो मेंस में 2 घंटे का समय मिलता है, 120 क्वेश्चन, 120 नंबर का, और यह ऑब्जेक्टिव यानी कि MCQ आता है। दूसरा आता है हिंदी आलेखन, ठीक है, इसमें आपका सब्जेक्टिव लिखना रहता है, ठीक है। और यहाँ पर दिया रहेगा गद्यांश, सारांश एवं रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी रहती है और यहाँ पर 21 नंबर आपको मिलता है। नेक्स्ट आता है दूसरे नंबर का सरकारी पत्र का सारणीय रूप टेबुलर फॉर्म में लिखना रहता है, 15 नंबर। पत्राचार, यहाँ पर आपको पत्र लिखना रहेगा, 24 नंबर। और परिभाषित शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्य शब्दावली, यहाँ पर अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेट करना रहेगा, 10 नंबर। हिंदी से अंग्रेजी, यह भी 10 नंबर। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, यह भी 10 नंबर का रहता है। कंप्यूटर ज्ञान से भी पूछा जाता है।
दूसरा आता है खंड 2। ठीक है, खंड 2 में यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य ज्ञान, सामान्य शब्द ज्ञान, व्याकरण, वस्तुनिष्ठ, यहाँ पर विलोम शब्द 6, वर्तनी 6 और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तद्भव, तत्सम, विशेष एवं विशेषण, यह सब पूछे जाते हैं। 12-12 नंबर के 60 नंबर का यहाँ पर हो गया। यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा नंबर हिंदी निबंध 120 नंबर का पूछा जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 खंड इसमें दिया रहता है, प्रत्येक खंड में से किसी एक के ऊपर निबंध लिखना रहता है, किसी एक शीर्षक के ऊपर निबंध लिखना रहता है और प्रत्येक 40 नंबर का रहता है। इस प्रकार 120 नंबर का टोटल हो जाता है। मेंस की बात करें तो 120 जो ऑब्जेक्टिव वाला था, 160 और 120 जो निबंध है। ठीक है, तो टोटल 400 नंबर का पेपर होता है। और जो फाइनल आपकी कट ऑफ लगती है, ठीक है, वह मेंस के ही आधार पर लगती है। प्री केवल आपका क्वालिफाइंग होता है, मतलब क्वालिफाइंग नहीं, आपका केवल मेंस में एग्ज़ाम देने का मौका देने के लिए केवल प्री होता है, उसका नंबर फाइनल नहीं जुड़ता है। बाकी जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ गई है 2021 की बात करें तो ओबीसी की गई है 122 और जनरल की भी 122, यानी कि कितने में, यह प्री की है, प्रीलिम्स की कट ऑफ है 200 में से 122 गई हुई है। एससी का 105, एसटी का 84। ठीक है, और इसके अलावा मेंस की बात करें जो अभी 2021 वाला हुआ था, उसका कट ऑफ अंक भी जारी कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय के लिए यहाँ पर 400 में से यहाँ पर अधिकतम 272 और 258 नंबर कट ऑफ गई है यूआर की। ईडब्ल्यूएस की 256, 252। उसी प्रकार से सहायक समीक्षा अधिकारी की देखेंगे तो 264 गई हुई, कितनी में से, यह सब 400 में से नंबर हैं। ठीक है, और समीक्षा अधिकारी हिंदी सचिवालय के लिए देखेंगे तो यहाँ पर 400 में से आप कितना कितना कैटेगरी वाइज मिला लीजिए। और समीक्षा अधिकारी राजस्व परिषद के लिए यहाँ पर 400 में से कितनी कट ऑफ गई है, आप देख सकते हैं 258, 257 गई हुई है। ठीक है, और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं विभिन्न कैटेगरी की कट ऑफ मेंस के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सभी चीज़ क्लियर हो गया होगा। जो भी आपको समझ में नहीं आया या फिर कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, रिप्लाई आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है, घंटे के निशान को, और लाइक कर देना है। जय हिंद।